नमस्कार, यूट्यूब चैनल डूंगरजाल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की डेट है 8 मई 2020 और शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स के साथ। पहला आर्टिकल है पुलित्जर प्राइज़ के बारे में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के 3 भारतीय फोटोग्राफरों को ये पुरस्कार मिला है। उनके नाम हैं मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद। मुख्तार खान और यासीन डार श्रीनगर से हैं और चन्नी आनंद जम्मू से हैं। जम्मू कश्मीर में हाल ही में धारा 370 हटाई गई है। उसके बाद जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, कैसा जीवन वहाँ का था, उसके बाद में लंबे समय तक कर्फ्यू रहा, लोगों ने कैसे सर्वाइव किया, कैसे उनके उद्योग धंधे रहे, तो उन सब पे इन्होंने फ़ोटोग्राफी की थी। इनकी जो फ़ोटो संग्रह है उसका नाम है जीवन की 48 छवियाँ। इसके लिए इनको पुरस्कार मिला है फीचर फ़ोटोग्राफी कैटेगरी में। 22 श्रेणियाँ होती है इस पुरस्कार में टोटल। उनमें से 21 श्रेणियों में प्रमाण पत्र और 15,000 अमेरिकी डॉलर की राशि दी जाती है पुरस्कार के रूप में। और एक जो श्रेणी है सार्वजनिक सेवा, वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है। उसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है, स्वर्ण पदक। 1917 से यह पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में पुरस्कार शुरू किया गया था। 15 श्रेणियाँ तो पत्रकारिता की है और 7 श्रेणियाँ कला की है 22 में से। पुलित्जर पुरस्कार बोर्ड ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में है, ये इस पुरस्कार को देता है। ये पुरस्कार जोसेफ पुलित्जर एक संपादक थे, उन्होंने अपनी वसीयत में कोलंबिया यूनिवर्सिटी को दी थी और ये कहा था कि इससे जो पत्रकारिता की श्रेणी में और कला की श्रेणी में पुरस्कार वितरित किए जाए। तो तभी से 1917 से कोलंबिया यूनिवर्सिटी उनके बिहाफ पे, उनकी वसीयत के बिहाफ पे काम करती है। अगला आर्टिकल है ऑपरेशन समुद्र सेतु के बारे में। कोरोना महामारी के कारण विदेशों में नागरिक फंसे हुए हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय सेवा है विमानों की वो भी बंद है, समुद्री सेवा भी बंद है। तो जो विदेश में फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाने के लिए सरकार ने 2 अभियान चलाए हैं। एक है ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये भारतीय नौसेना के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है वो है। इसमें पानी के रास्ते जहाज़ भेजकर नागरिकों को वापस लाया जाएगा। एक दूसरा अभियान है वंदे मातरम मिशन, वो हवाई यात्रा का है, उसमें विमान भेजे जाएंगे जो दूर के देश हैं उनमें। तो जो पहला चरण है ऑपरेशन समुद्र सेतु का, उसमें मालदीव से 1000 भारतीयों की निकासी की जाएगी और उपयोग किया जा रहा है जलासू और मगर समुद्री जहाज हैं उनका। अगला आर्टिकल है KS निस्सार अहमद। अगले आर्टिकल से पहले हम एक और पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु में, कि इसमें जो मंत्रालय संलग्न है वो है रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्य सरकार। देखो, इसको याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। विदेशों में फंसे हुए हैं तो विदेश मंत्रालय ऑब्वियसली बात है डील करेगा, एम्बेसी वहाँ की डील करेगी। चूँकि सुरक्षा से संबंधित मामला है, सारे अभी जितनी भी गाइडलाइंस है वो गृह मंत्रालय जारी कर रहा है, तो गृह मंत्रालय का संलग्न होना लाजमी है। कोरोना वायरस का मामला है, स्वास्थ्य मंत्रालय तो होगा ही होगा। अलग अलग राज्यों के नागरिक हैं, राज्य सरकारों को होना इसमें ज़रूरी है। रक्षा मंत्रालय इसलिए है क्योंकि बाहर के देशों में जो शिप्स भेजे जा रहे हैं वो रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करते हैं। नौसेना जो है वो रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। तो इनको याद रखने की ज़रूरत नहीं, कॉमन सेंस लगाओगे तो ये आराम से हो जाएंगे। अगला आर्टिकल है KS निस्सार अहमद के बारे में। ये कन्नड़ भाषा के भारतीय कवि और लेखक हैं। ये चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है। 2008 में इनको पद्मश्री मिला था और उन्होंने एक कविता लिखी थी नित्योत्सव। ये बहुत फेमस रही थी, कन्नड़ भाषा में लिखी थी और इसमें कर्नाटक की भव्यता का वर्णन किया गया है। और अभी भी मतलब जैसे राष्ट्र के लिए राष्ट्रगान होता है, वैसे राज्यों के लिए कुछ ऐसे गीत होते हैं, जैसे राजस्थान में घूमे रहे बहुत लोकप्रिय हैं, उसे राजस्थानी की पहचान के रूप में देखा जाता है। तो ऐसे कर्नाटक की पहचान के रूप में इस गीत को माना जाता है। स्कूलों में भी गाने में इस गीत को प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये कर्नाटक का एक बहुत अच्छा वर्णन प्रस्तुत करता है गीत, तो इसलिए चर्चा में है। अगला आर्टिकल है गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में। ये पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है, भारत का भाग है लेकिन अभी पाकिस्तान के कब्ज़े में है। अप्रैल 1949 में जब कबीलाई आक्रमण हुआ था भारत जो कश्मीर के ऊपर, उस समय हालांकि भारत का हिस्सा था। भारत के साथ में जो वहाँ के राजा थे हरी सिंह, वो ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन कर चुके थे।
देखो, हम मैप देखें तो ये जो डॉटेड वाला भाग है, ये है गिलगित बाल्टिस्तान। ये अप्रैल 1949 से पाकिस्तान के कब्जे में है। एक भाग अक्साई चीन है जो 1962 से चीन के कब्जे में है। और ये जो प्लस प्लस में जो भाग है, ये पाकिस्तान के कब्जे में था, लेकिन इसे पाकिस्तान ने चीन को हस्तांतरित कर दिया है। जो क्रॉसेस वाला भाग है, ये भी पाक अधिकृत कश्मीर हैं, लेकिन इसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के नाम से संबोधित करता है। हमको कभी भी आज़ाद कश्मीर के नाम से इसको संबोधित नहीं करना है। हमारे लिए गिलगित बाल्टिस्तान वाला भाग और ये नीचे वाला भाग, ये दोनों पाक अधिकृत कश्मीर हैं। जो यूएन है, ये वो उसको पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के नाम से जानता है। जो जब भी यूएन में कोई बात उठती है तो यूएन इसको पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर, इस नाम से इसको बुलाता है। संदर्भ ये है कि हाल ही में जो पाकिस्तान की सर्वोच्च न्यायालय है, उसने गिलगित बाल्टिस्तान में चुनाव करवाने की अनुमति दी है। हालांकि जो पाकिस्तान का संविधान है, उसमें इस प्रांत का कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि संविधान का जब निर्माण हुआ तो चूँकि ये वैध नहीं था, ये विवादित भाग था, तो ये उनके संविधान का हिस्सा नहीं है। ये एक स्वायत्त प्रांत है जिसमें मुख्यमंत्री चुना जाता है और वही प्रशासन करता है, लेकिन लंबे समय से यहाँ चुनाव नहीं हुआ है, तो हाल ही में चुनाव करवाने की अनुमति दी है वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय ने। तो भारत ने इसमें विरोध दर्ज करवाया है कि ये हमारा भाग है, आप इसमें चुनाव नहीं करवा सकते। ये भारत के लिए रणनीतिक रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर इस भाग की ऊंचाई देखें तो बहुत ऊंचाई पे स्थित है। करीब 8 चोटियाँ ऐसी जिनकी 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई है। तो जब कोई लड़ाई वाला भाग, कोई ऐसा घटना घट जाती है वार की, तो ऊंचाई वाला भाग है रणनीतिक रूप से हमेशा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा इसलिए कि ये जो मध्य एशिया है उससे जोड़ता है, ये भाग अफ़गानिस्तान से लगा हुआ है। तीसरा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है, वो भी इसी भाग से होकर गुजरता है। तो ये गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में आर्टिकल था। अगला आर्टिकल है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान के बारे में। यह अभियान नीति आयोग ने पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया है। पिरामल फाउंडेशन एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो नीति आयोग के साथ मिलकर काम करती है। नीति आयोग का स्थायी साझेदार है ये। अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो अभियान है, ये केवल 7 राज्यों में शुरू किया गया है और 7 राज्यों में जो आकांक्षात्मक ज़िले हैं, जिनको नीति आयोग ने एक प्रोग्राम शुरू किया था। पहले जो पिछड़े ज़िले हैं उनको आकांक्षात्मक ज़िले कहा जाता है, उनके लिए विशेष प्रयास किया जा रहे हैं। तो वो जो 25 आकांक्षात्मक ज़िले हैं 7 राज्यों के, उनमें इसको शुरू किया गया है। और किया क्या जाएगा, जो वरिष्ठ नागरिक हैं 60 साल से ऊपर, 65 साल से ऊपर, उनमें स्वास्थ्य और जीवन शैली के बारे में विभिन्न पहलुओं को उनको समझाया जाएगा, उनको जागरूक किया जाएगा, ताकि कोरोना वायरस से उनका बचाव हो सके। वैसे तो चूँकि 7 राज्य काफ़ी होते हैं, तो कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाएंगे, फिर भी याद करने का तरीका ये है कि बीच के 2 राज्य आपको अलग से याद रखने पड़ेंगे, असम और महाराष्ट्र। असम और महाराष्ट्र आपको याद रखने हैं, इसके अलावा आपको बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बीच में मध्य प्रदेश को चुनो। देखो, मध्य प्रदेश से इधर आओगे, पश्चिम में तो राजस्थान, पूर्व में जाओगे तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से पूर्व में बिहार, बिहार से सटा हुआ झारखंड। यह आपको वैसे याद हो जाएंगे। अगला आर्टिकल है विश्व अस्थमा दिवस के बारे में। कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस बार मई माह का पहला मंगलवार था 5 मई को, तो इस बार 5 मई को मनाया गया। किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा मनाया जाता है 1998 से। इस वर्ष की थीम थी 2020 की इनफ अस्थमा डेथ्स। देखो, थीम इम्पोर्टेंट है, कई एग्जाम्स में थीम पूछी जाती है। प्रतिवर्ष चूँकि मंगलवार मई माह का बदलता रहता है, तो इसकी डेट बदलती रहती है, इसलिए डेट इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है कि तो किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के द्वारा। और थीम क्या है? तो इनफ अस्थमा डेथ्स। थीम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थीम कई बार पूछी जाती है। पिछली बार भी कई एग्ज़ाम्स में जो पर्यावरण दिवस है उसकी थीम पूछी गई थी। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अस्थमा के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। तो ये गैर संचारी रोग हैं, फेफड़ों की बीमारी है। श्वसन मार्ग में सूजन आ जाता है, सीने में जकड़न पैदा होती है लक्षणों के रूप में, खांसी आती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। होता क्या है कि जो श्वास नली है उसमें
सिकुड़ जाती है। जब सिकुड़ जाती है तो सांस लेने में तकलीफ़ होती है और उसी की वजह से श्वसन मार्ग में सूजन आ जाती है। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचती फेफड़ों पे तो उस वजह से सीने में जकड़न होती है। कई बार तो श्वास नली इतनी सिकुड़ जाती है कि ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से अटैक आने की संभावना होती है रोगी को। वर्तमान में इसका कोई इलाज नहीं है, केवल बचाव है। डॉक्टर जो है वो इनहेलर के द्वारा बचाव इसका सुनिश्चित करते हैं। वो कहते हैं कि आप इनहेलर लीजिए, तो जब तक इनहेलर लेते रहोगे आपको कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन कोई ठोस इलाज नहीं है कि ये दवा देने से ठीक हो जाएगा। अगला आर्टिकल है संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि हाल ही में कुछ समय से भारत में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन की वजह से टीबी के जो मामले हैं उनकी पहचान में करीब 75% की कमी आई है। कहाँ तो करीब 13,000 मामले सामने आते थे प्रति माह, और अभी जो मामले सामने आ रहे हैं वो करीब 3-3,500 के आसपास आ रहे हैं। तो 25% रह गए जो पहले मामले थे। उसका कारण ये है कि जो स्वास्थ्य कर्मी है वो कोरोना वायरस में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। तो टीबी के मामलों की पहचान लगभग थम सी गई है। तो WHO ने अभी इस पर एक पेपर जारी किया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि संक्रमण बढ़ने की आशंका है। और संक्रमण बढ़ने की आशंका 2 तरीके से है। एक तो दवाई नहीं मिल पाएगी अगर उन मरीजों को समय पे, तो टीबी MDR हो सकती है, रेजिस्ट हो सकती है, उसके बाद उसका इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा ये कि चूँकि ये एक संक्रामक बीमारी है तो ये संभव है कि जैसे किसी परिवार के एक व्यक्ति को टीबी हो गई तो दूसरे व्यक्ति को भी हो सकती है, तो ये रोग अचानक बढ़ सकता है। तो इसको कहते हैं कि किसी रोग में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होना, तो ऐसी स्थिति हो सकती है। संशोधित राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, इसके बारे में हम जानें तो ये 1997 से शुरू किया गया था। डोट्स प्रणाली, इसकी जो दवा प्रणाली है, चिकित्सा प्रणाली है, उसको कहते हैं। तो कहीं अगर समाचारों में आता है कि डोट्स प्रणाली किससे संबंधित है, तो टीबी जो रोग हैं उसके चिकित्सा से संबंधित है। टीबी को चूँकि 6 रोग भी कहते हैं, तो निक्षय पोर्टल है टीबी को ख़त्म करने के लिए जो पोर्टल प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसकी निगरानी के लिए जो पोर्टल है। तो इसमें क्या क्या किया जाता है, रोगियों की निगरानी रखी जाती है, उनको कितनी रोगियों को कितनी दवा दे दी गई है, जिन रोगियों को दवा दी गई है उनके उपचार परिणामों की क्या स्थिति है, उपचार परिणाम सकारात्मक हैं, नकारात्मक हैं, कितने को MDR टीबी में बदल गई है जो साधारण टीबी है, वो कितना वित्त आवंटन किया गया है सरकारों को। तो ये सारी चीज़ों को निक्षय पोर्टल पर देखा जा सकता है। अगला आर्टिकल है टोमन के बारे में। टोमन ईरान की जो मुद्रा है रियाल, उसकी एक नई इकाई है। 10,000 रियाल है, उसके बराबर अभी एक टोमन को रखा जाएगा। तो करीब 2 साल का समय दिया गया है ईरान की जो केंद्रीय बैंक है उसको मुद्रा बदलने के लिए। तो एक तरीके से आप इसको नई मुद्रा भी आप कह सकते हैं। जैसे मान लो कि जैसे 10,000 रुपये, उसका नाम हम कुछ और रख दें, जैसे भारतीय डॉलर रख दें। 10,000 रुपये इक्वल टू एक भारतीय डॉलर, और फिर अगले जो चरण है उसमें भारतीय डॉलर को प्रमोट करें। तो ठीक वैसा ही है, 10,000 रियाल को एक टोमन नाम दिया है ईरान की संसद ने। और अब एक टोमन को, जो टोमन है उसी को धीरे धीरे मुद्रा के रूप में प्रमोट किया जाएगा। 2 साल का टाइम दिया गया है इसके बाद। उसका कारण ये है कि मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई है, और एक दूसरा कारण ये है कि जो ईरानी रियाल है उसकी जो कीमत है वो बहुत घट गई है, उसकी गिरावट हो गई है बहुत ज़्यादा। कहते हैं कि वर्तमान में जो $1 है वो 42,105 ईरानी रियाल के बराबर है। देखो, जब भी रियाल का नाम आता है तो सऊदी अरब को भी याद रखा जाता है। सऊदी अरब में भी रियाल चलता है, वहाँ सऊदी रियाल है, और ईरान में ईरानी रियाल है। सऊदी रियाल की तो करीब 3.7 समथिंग कुछ ऐसे हैं $1 बराबर। तो वहाँ स्थिति ठीक है, इवन दैट भारत से भी बेटर स्थिति है। तो ईरान की जो मुद्रा है उसकी गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और उसका कारण ये रहा है कि ईरान और अमेरिका में लंबे समय से जंग चल रहा है। ये जो ईरान की 5+1 परमाणु न्यूक्लियर डील थी, उससे भी अमेरिका बाहर हो गया है। अमेरिका ने ईरान के ऊपर कुछ इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लगा दिए हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं, वहाँ से तेल खरीदने में प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस वजह से गिरावट लगातार बढ़ती जा रही। तो गिरावट को रोकने के लिए ये ईरान का एक प्रयास है।
तो कहीं जैसे प्रश्न में आता है कि जो टोमन है वो किस देश की मुद्रा है, तो वो ईरान की मुद्रा है। अब आज की जो करंट अफेयर्स हैं उसके आधार पर जो प्रश्न हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस तो क्या, इनको एक बार देख लेते हैं। संडे को हम इनको डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो बना के। जितने भी प्रश्न होंगे पिछले 7 दिनों के वो हम संडे को डिस्कस करेंगे। और कल जब मैंने 4 प्रश्न दिए थे उनमें से 2 प्रश्नों के उत्तर कई लोगों ने गलत दिए हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, प्रश्नों को ठीक से पढ़िए। सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है, सही पूछा है कि सही नहीं पूछा है। केवल जो नहीं उत्तर है, असत्य के आगे जो ए लगा हुआ है, ये आपके पूरे प्रश्न को गलत कर सकते हैं, पूरी मेहनत ख़राब कर सकते हैं। जो आता हुआ प्रश्न है जो आपका सही होता है वो भी गलत हो सकता है। तो इन चीज़ों पे गौर करें। पहला प्रश्न है ऑपरेशन समुद्र सेतु संबंधित है नौसेना बचाव अभियान के बारे में, समुद्री परिवहन सुधार के बारे में, बंदरगाहों की सुरक्षा के बारे में, और अंतिम ऑप्शन है जलपोतों के निर्माण के बारे में। दूसरा प्रश्न है हाल ही में मृत्यु प्राप्त किया निस्सार अहमद का संबंध है खेल जगत, विज्ञान जगत, राजनीतिक जगत और साहित्य जगत। तीसरा प्रश्न है वर्ष 2020 में पुलित्जर पुरस्कार दिया गया। पहला ऑप्शन, इसमें 4 बिंदु हैं, रवीश कुमार, चन्नी आनंद, मुख्तार खान, यासीन डार। हाल ही में रवीश कुमार को भी एक पुरस्कार मिला था, बहुत प्रतिष्ठित पुरस्कार था, तो आप उसका भी ध्यान रखें। ऑप्शन 1 है केवल 1 और 4, बी ऑप्शन 3 व 4, सी केवल 1, 3 व 4, डी 1, 2, 3 व 4। चौथा प्रश्न है निक्षय पोर्टल का संबंध है मलेरिया रोग से, डेंगू रोग से, कोविड-19 रोग से, टीबी रोग से। पांचवा प्रश्न है विश्व अस्थमा दिवस 2020 की थीम क्या है। ए है रिमूव अस्थमा, बी है अस्थमा फ्री वर्ल्ड, सी है अस्थमा अवेयरनेस एंड रिलीफ, डी है इनफ अस्थमा डेथ्स। छठा प्रश्न है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है यह नीति आयोग व स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है। दूसरा कथन है इसके तहत संपूर्ण भारत में वरिष्ठ नागरिकों को कोविड-19 संबंधित स्वास्थ्य पहलुओं के प्रति जागरूक किया जा सकेगा। आपको असत्य कथन बताने हैं, मैं फिर कह रहा हूँ असत्य कथन बताने हैं। ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1, सी है 1 और 2 दोनों, और डी है 1 व दोनों नहीं। इन प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिनके उत्तर सही होंगे मैं उनको रिप्लाई भी करूँगा, और जो ये प्रश्न हैं उनके उत्तर हम संडे को फिर डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो रिवीजन भी हो जाएगा और वो चीज़ें रिटेन भी रहेगी आपके दिमाग में। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही है, कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। नमस्कार।